दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हों आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। हमें पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एब्सोल्यूट नहीं होती, सारी फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटिव होती है और रिलेटिव होती है तो हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की नीड होती है। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही हम डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, लाइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या डिस्कस करने वाले हैं वो एक एल्गोरिथम बना लेते हैं कि हमें कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन कौन सी क्वांटिटी चाहिए उसके लिए, ताकि उनको कैलकुलेट करें तो आपको एटलीस्ट पता चले कि इस क्वांटिटी की इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या नीड है। जैसे मैकेनिक्स में बेसिकली पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन, इन सब की बातें करते हैं। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालेंगे अपने पास ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, जिसे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं और फिर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अभी दो क्वांटिटीज और है, जैसे एक हमारे पास लाइन एलिमेंट, दो नहीं सॉरी तीन लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट। ध्यान से सुनिए, इन तीनों क्वांटिटी को कैलकुलेट करते समय सभी प्रकार की कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ही टाइप की प्रोसेस रहेगा। उसको समझने के लिए पहले यहाँ पे एल्गोरिथम समझ लीजिए। जैसे लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट, इन सब की ज्यादा जरूरत होती है हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ईडी में, जहाँ पे हम किसी वॉल्यूम में एनक्लोज्ड चार्ज की अमाउंट निकालते हैं तो वहां पे लिखेंगे हम Q इक्वल टू रो डीवी का इंटीग्रेशन। रो चार्ज डेंसिटी और डीवी उस जो पर्टिकुलर एक क्लोज्ड एनक्लोज्ड वॉल्यूम में चार्ज है उसका एक स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट डीवी है। लाइक ये कोई रेंडमली एनक्लोज्ड सरफेस है जिसके अंदर चार्ज है और उसकी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी रो है, तो हम इसमें एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले लेंगे ये, तो इसकी हेल्प से हम एनक्लोज चार्ज की अमाउंट निकाल लेंगे, तो हमें वॉल्यूम एलिमेंट की नीड होगी। सिमिलरली अगर आपको चार्ज डेंसिटी में सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो आपको यहाँ पे सरफेस एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली लाइन चार्ज डेंसिटी में लाइन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी क्वांटिटीज को निकालेंगे। अब लाइन एलिमेंट निकालने के लिए हमारे पास, जैसे कार्टेशियन में आपने अभी तक स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, तो आई केप, जे केप, के केप मींस एक्स वाई जेड, ये डायरेक्शंस होती है। तो उन डायरेक्शन में हम चेंज निकालते हैं और उन चेंज से हम लाइन एलिमेंट, वो जो कि एक वेक्टर होता है, उसको लिखते हैं। जैसे डी एल वेक्टर इक्वल टू डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। एक बार समझ लीजिए, डी एक्स मीन्स एक्स डायरेक्शन में चेंज कितना है, डी वाई मीन्स वाई डायरेक्शन में चेंज कितना है, डी जेड मीन्स जेड डायरेक्शन में। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई केप, जे केप, के केप की डायरेक्शन में ही है ना, हमेशा ये ट्रुथ नहीं होगा। तो ये बोलना सही रहेगा, आई केप, जे केप और के केप डायरेक्शन में चेंजेस है, डी एक्स, डी वाई, डी जेड। तो सिमिलरली हम जब कार्टेशियन से पोलर में जाएंगे तो वहां पे एक्स वाई जेड नाम का आर थीटा होता है, तो वहां पे डायरेक्शन होती है आर केप, थीटा केप। तो हम आर केप और थीटा केप की डायरेक्शन में चेंज निकालेंगे और उनको ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। और जैसे ही हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो वहां पे डायरेक्शन होती है E1 केप, E2 केप, E3 केप, इनकी डायरेक्शन में चेंज निकालेंगे और उनका सम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। और जैसे ही हम उधर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे तो वहां पे स्पेरिकल में होता है आर थीटा फाई और सिलेंड्रिकल में होता है रो फाई जेड। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन बन जाती है रो केप, फाई केप, जेड केप। इन डायरेक्शन में चेंज निकालेंगे और उन चेंज को सम की फॉर्म में जैसे एक वेक्टर बना के लिख देंगे, तो वो हमारा लाइन एलिमेंट हो जाएगा। अगर आपने किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन एलिमेंट निकाल लिए तो बाकी सारी चीजें, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट निकालना इजी रहेगा। अभी एक कंसेप्ट और काम करता है सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट के पीछे। सरफेस एलिमेंट मींस बेसिकली एक एरिया होगा, और एरिया कौन देता है हमें? क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब आप लाइन एलिमेंट लिखोगे तो लाइन एलिमेंट सपोज करो डी एक्स आई केप, डी वाई जे केप, डी जेड के केप, ये वाला है। तो आप कोई भी दो इधर जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो आपको एक सरफेस मिलेगी जिसकी डायरेक्शन रिमेनिंग जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन। तो सरफेस एलिमेंट निकालने के लिए याद रखना हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। ये चीजें बार बार रिपीट नहीं की जाएगी, सभी प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ही प्रिंसिपल फॉलो होगा। सरफेस एलिमेंट निकालोगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है। सिमिलरली वॉल्यूम एलिमेंट निकालना हो आपको, तो आपने वेक्टर्स के बेसिक में पढ़ा होगा कि जो हमारे पास ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, वो क्या शो करता है? एक वॉल्यूम ही शो करता है, परलोपाइड का वॉल्यूम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट निकालने के लिए ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये है आई केप, जे केप और के केप, ये हम लिखेंगे डी एक्स आई केप डॉट डी वाई जे केप क्रॉस डी जेड के केप। तो जब ये वॉल्यूम एलिमेंट निकालिए, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो वॉल्यूम एलिमेंट होगा, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। जो सरफेस एलिमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन मिल ही जाएगी, और यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट में ये एक स्केलर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इज दैट क्लियर? अब इन सब चीजों को हम एक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात बता देते हैं कि सारे नोट्स आपको स्लाइड में मिल जाएंगे वीडियो के एंड में, वहां से आप स्क्रीनशॉट लेके हर एक चीज इजीली नोट कर सकते हैं। तो अभी केवल हम पढ़ने पे फोकस कीजिए। तो पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपने पढ़ा होगा स्कूल लेवल पे।
ये है हमारे पास एक्स वाई जेड ऑर्थोगोनल, ये है हमारे पास एक्स वाई जेड में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें तीनों एक्स वाई और जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इनको ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। जैसे इधर एक्स डायरेक्शन हो गया और एक्स डायरेक्शन में हमने चेंज को रिप्रेजेंट कर दिया dx से, और ये हो गया y डायरेक्शन में चेंज को रिप्रेजेंट कर दिया dy से, और z डायरेक्शन में चेंज को रिप्रेजेंट कर दिया dz से। x और y से, x एक्सिस और y एक्सिस से मिलके जो हमारे पास प्लेन बनेगा वो होगा xy प्लेन, जिसमें z कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली y और z से मिलके बनने वाला प्लेन yz प्लेन होगा, जिसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे xz प्लेन में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कोई पॉइंट P लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में x y z है, तो उसको ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर बनेगा जिसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं r वेक्टर इक्वल टू x i k प्लस y j k प्लस z k k। यहाँ से i कैप डायरेक्शन में चेंज हमने देखा है dx है, j कैप में dy है और k कैप में dz है। तो इनसे हम लाइन एलिमेंट कैसे लिखेंगे? लाइन एलिमेंट को मैं dl वेक्टर, एलिमेंट है इसलिए dl, ओके। तो i कैप डायरेक्शन में चेंज को dx लिख दिया, साथ में वेक्टर चिपका दिया, प्लस dy jk प्लस dz kk। तो ये बेसिकली हमारे पास बन जाएगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन एलिमेंट। इसी लाइन एलिमेंट से हम अब सरफेस एलिमेंट निकालेंगे। सरफेस एलिमेंट देखो, तीन सरफेस है, तीन टाइप की सरफेस है, तो इसमें तीन सरफेस एलिमेंट निकलेंगे। पहला हम बोल देते हैं कि सरफेस एट विच x is at which x is equal to constant। ऐसी कौन सी सरफेस है जिसपे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कांस्टेंट है? वो वाली हमारी ये सरफेस होगी, सरफेस, ओके। तो इस सरफेस का सरफेस एलिमेंट निकालने के लिए हम यहाँ से देखो, अगर x कांस्टेंट है तो मैं इसको dx is equal to 0 लिख सकता हूँ। तो इसमें क्या रिमेनिंग रहेगा? dy jk और dz kk, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं क्योंकि सरफेस एलिमेंट क्रॉस प्रोडक्ट देता है। तो सरफेस एलिमेंट के लिए हम लिखेंगे ds वेक्टर। अभी कांस्टेंट क्या चीज थी? x, तो उसको यहाँ पे लिख दिया। अभी बन जाएगा हमारे पास dy jk रिमेनिंग टर्म्स और dz kk, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए, तो यहाँ पे बनेगा dy dz jk क्रॉस kk। और इनको मल्टीप्लाई भी हम साइक्लिक ऑर्डर में करवाएंगे, जैसे हमारे पास i k jk और k है, तो ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में i के बाद में j के बाद में k के बाद में i, ऐसे। तो यहाँ पे बनाएगा ये dy dz jk क्रॉस kk बन जाएगा हमारे पास i k। तो ये उस सरफेस का सरफेस एलिमेंट हो गया जिसके ऊपर x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। सिमिलरली बाकी सरफेस के लिए निकालेंगे तो सरफेस एट विच y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास dy इक्वल टू 0। देन हम सरफेस एलिमेंट लेंगे ds वेक्टर, जो कांस्टेंट है उसको यहाँ पे रखेंगे, इज इक्वल टू रिमेनिंग dz और dx, तो उनको साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो k के बाद में i, ऐसे। तो dz kk क्रॉस dx ik, तो ये देगा हमें dx dz kk क्रॉस ik। तो kk क्रॉस ik क्या बन जाएगा? jk dx dz jk। सिमिलरली एक सरफेस और जिसके ऊपर हमारे पास सरफेस एट विच z इज कांस्टेंट, उसके लिए सरफेस एलिमेंट लिखना चाहेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगा, dz इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा ds वेक्टर इक्वल टू, अभी रिमेनिंग dx और dy है, उनको साइक्लिक ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, तो ये बनेगा dx ik क्रॉस dy jk, which gives dx dy ik क्रॉस jk is equal to dx dy और ik jk का क्रॉस प्रोडक्ट kk में। अभी हम निकालेंगे वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट के लिए बोला था कि हमारे पास जो ये लाइन एलिमेंट होगा उसमें जितने भी क्वांटिटीज है, तीनों टर्म्स को हम तीनों अलग अलग टर्म्स एक वेक्टर के फॉर्म में होगी, उनसे हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे जो हमें वॉल्यूम एलिमेंट देगा। तो अभी लाइन एलिमेंट में क्या क्या था हमारे पास? dl वेक्टर इक्वल टू dx ik dy jk dz kk, ये तीन टर्म्स थे। तो यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट के लिए लिखूंगा मैं dv और dτ इक्वल टू dx ik डॉट dy jk क्रॉस dz kk, ये बन जाएगा dx dy dz ik डॉट jk क्रॉस kk। अभी jk क्रॉस kk क्या देगा हमें? i कैप, तो i कैप का i कैप के साथ डॉट हो जाएगा, विच गिव्स 1, यानी ये हो जाएगा dx dy dz। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट के लिए आएगा dx dy dz। अभी कुछ क्वांटिटीज और थी जैसे हमने मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं ये पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, इनके बारे में। तो हमने लिखा था इसके लिए पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इक्वल टू x i k प्लस y j k प्लस z k k। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इसका टाइम से फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा dx by dt i k प्लस dy by dt j k प्लस dz by dt k k, ये बनेगा। अभी एक्सीलरेशन के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा d by dt ऑफ v वेक्टर, तो इसका डबल डेरिवेटिव लिख देंगे d2x by dt2 i k
प्लस d2y बाई dt2 जे कैप प्लस d2z बाई dt2 k कैप। अभी हम पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है r और एक होता है थीटा। तो उनको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट का डायग्राम, जिसमें एक कोऑर्डिनेट है r और दूसरा है थीटा। r क्या है? पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये हमारे पास पॉइंट P। और थीटा है एंगल, एक्स एक्सिस के साथ एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगल विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और आर उस पॉइंट की डिस्टेंस होता है। तो अभी हम आर वेक्टर का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं, तो वो मिलेगा हमें एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ये वाले जो प्रोजेक्शन होंगे हमें इनकी वैल्यू मिलेगी। एक ये हो गया एक्स एक्सिस पे, इसकी वैल्यू देगा ये और ये इक्वल है विच इज आर कोस थीटा, और ये वाला और इधर ये इक्वल है, तो ये बन जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा। अभी यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं आई कैप और जे कैप में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये बन जाएगा आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। यहाँ से हम आर वेक्टर आर कॉमन ले लेते हैं, तो विच इज कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसको लिख दें हम आर आर कैप। किसी भी वेक्टर को उसके वेक्टर और वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अभी एक चीज नोट करनी है, यहाँ पे दो डायरेक्शन, एक थीटा की और एक आर की। आर की डायरेक्शन को हम आर कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और थीटा की डायरेक्शन को थीटा कैप से। तो जब हमारे पास यूनिट वेक्टर आर कैप मिल गया तो हम थीटा कैप भी निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो आर कैप का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? थीटा। और वहीं थीटा कैप का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है? वो है 90 प्लस थीटा। कैसे? आप इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करो तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ये वाला 90 हो गया और ये थीटा हो गया, तो एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ से आर कैप और थीटा कैप इनके बीच में एंगल कितना है? देखो 90 डिग्री का है। तो जब थीटा कैप यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो आर कैप में क्या पुट कर देंगे? थीटा की जगह 90 प्लस थीटा पुट कर देंगे। ओके, अभी हमारे पास आर कैप था कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। थीटा कैप निकालेंगे तो आर कैप में क्या पुट करना है? थीटा की जगह 90 प्लस थीटा पुट करना है। तो थीटा कैप बन जाएगा हमारे पास कोस 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस साइन 90 प्लस थीटा जे कैप, तो विच गिव्स माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। ये बन जाएगा हमारे पास थीटा कैप। अभी हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन एलिमेंट लिखें। लाइन एलिमेंट के लिए क्या चाहिए? थीटा कैप और आर कैप डायरेक्शन में चेंजेस चाहिए। तो डायग्राम से क्लियर है कि आर कैप की डायरेक्शन में चेंज हमारे पास डी आर है और थीटा कैप की डायरेक्शन में आर इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस से जो चेंज निकल के आएगा वो होगा आर इंटू डी थीटा विच इज रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम। तो अभी लाइन एलिमेंट लिखेंगे तो हम आर कैप डायरेक्शन में चेंज कितना है? डी आर। थीटा कैप में कितना है? आर इंटू डी थीटा। ये वाला देखो, ये आर है, आर कैप डायरेक्शन में चेंज डी आर हो गया और स्लाइटली इधर जब चेंज हुआ तो ये डी थीटा हुआ और ये वाला आर्क में चेंज कितना हो गया? थीटा कैप की डायरेक्शन में, वो हो गया आर डी थीटा। इसको लिखेंगे हम लाइन एलिमेंट की फॉर्म में डीएल वेक्टर इक्वल टू डी आर आर कैप डायरेक्शन में प्लस आर डी थीटा थीटा कैप डायरेक्शन में। तो ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लाइन एलिमेंट। अभी इसी लाइन एलिमेंट से हम सरफेस एलिमेंट भी निकाल लें। सरफेस एलिमेंट के लिए हमारे पास दो टर्म है, मतलब एक सरफेस एलिमेंट मिलेगा, तो इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। डीएस वेक्टर इक्वल टू डी आर आर कैप क्रॉस आर डी थीटा थीटा कैप। तो यहाँ पे बन जाएगा आर डी थीटा आर कैप क्रॉस थीटा कैप। आर कैप क्रॉस थीटा कैप की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आप आर कैप की डायरेक्शन में अंगुलियां रखो और उसे थीटा कैप की डायरेक्शन में कर्ल करो, तो जो आपका थंब है वो आउटसाइड द प्लेन, मतलब जो एक्स वाई प्लेन है उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ से होगा, विच इज जेड कैप डायरेक्शन। तो ये बन जाएगा आर डी थीटा जेड कैप। इसको लिख देंगे डीएस जेड विच इज सरफेस एलिमेंट। यहाँ पे एक सरफेस ही है, कोई भी प्रकार का वॉल्यूम एनक्लोज नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम एलिमेंट नहीं मिलेगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी आपको लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, उनके आराम से पोज करके स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं।